हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन स्टडीज टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इफेक्ट, जिसमें हम नीडा के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नीडा कहता है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं सोर्स टेक्स्ट से, ओरिजिनल टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मैसेज के अंदर जो सेंस है ओरिजिनल टेक्स्ट में, वही सेम सेंस आपके टारगेट टेक्स्ट में कन्वे हो। इसी तरीके से जो आपकी स्पिरिट, आपका ट्रांसलेशन का जो स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि रीडर से जब टारगेट ऑडियंस उसको रीड आउट करे ट्रांसलेशन के बाद, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए और उसमें एक नेचुरल इफ़ेक्ट नज़र आए। वही नेचुरल इफ़ेक्ट जिसमें आपको महसूस हो कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को भी पढ़ें, उतना ही इंजॉय करें, और वैसे ही रिस्पॉन्स पैदा हो जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने से हासिल होता है। क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि जब आप किसी भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंच लैंग्वेज में आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वैसे ही इंजॉयमेंट फील होनी चाहिए जो कि आपको उर्दू लैंग्वेज में आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सेम टू सेम फील होनी चाहिए। नीडा का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि आपने जब अगर पर्शियन लैंग्वेज में उमर ख़याम की रुबायात को अगर ट्रांसलेट करते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी सेंस भी सेम कन्वे हो, उसकी स्पिरिट भी, मैनर ऑफ ओरिजिनल जो स्टाइल है वो भी सेम टू सेम आना चाहिए। और लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ट्रांसलेशन करें तो जो प्रायोरिटी जो होती है हमेशा मीनिंग को दी जाती है इंस्टेड ऑफ स्टाइल को। ये कुछ बातें हैं जिनको ट्रांसलेशन करते वक्त मद्देनज़र रखना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू नीडा, और ज़रूरी है कि उसकी स्पिरिट बरकरार रहे। इसी तरीके से उसने जो पिछले मेथड्स थे जिसमें फ्री स्टाइल था ट्रांसलेशन का, या फेथफुल स्टाइल था, लिटरल स्टाइल था, सेम टू सेम आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दी, डिटो कॉपी कर दी, आपने सेम टू सेम वर्ड्स लेके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। ऑल्दो कि हर लैंग्वेज होती है बहुत रिच लैंग्वेज होती है, उसके जैसे अगर अरबिक लैंग्वेज है उसके रमूज़ औकाफ डिफरेंट है, ठीक है, इसी तरह अरेबिक लैंग्वेज के डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो एग्जैक्ट मायनी अरेबिक लैंग्वेज के हैं सेम टू सेम आप लेके उर्दू लैंग्वेज में भी उसको इस्तेमाल करें। तो हो सकता है कि वो जो वर्ड्स हैं आप उर्दू में जब इस्तेमाल करें तो उसका मायनी जो है डिफरेंट परसीव हो। तो उसने इन स्टाइल्स को सेट असाइड किया और उसने कहा कि जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो दो किस्म की इक्विवेलेंस क्रिएट करनी है। एक फॉर्मल इक्विवेलेंस है जिसे फॉर्मल क्रॉसपोंडेंस कहा जाता है, सिमिलरिटी जिसे कहा जाता है, और इसी तरह डायनेमिक इक्विवेलेंस जिसे फंक्शनल इक्विवेलेंस कहा जाता है। अगर हम नीडा के जो टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस को देखें तो हम बेसिक जो दो ही टाइप्स लेंगे, एक फॉर्मल इक्विवेलेंस और दूसरा डायनेमिक इक्विवेलेंस। फिर वो आगे से कहता है कि जब आपने ट्रांसलेशन करनी है फॉर्मल इक्विवेलेंस के अंदर, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रांसलेशन पे मैसेज पे फोकस करना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट या सोर्स टेक्स्ट का मैसेज क्या है, ठीक है, जिसमें बोथ फॉर्म और कंटेंट दोनों आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल स्टाइल है जिसमें आपने फॉर्म और कंटेंट का जो है वो ख्याल रखना है और फोकस आपका मैसेज की तरफ होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना है कि मैसेज जो आप सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ कर रहे हैं और जो रीडर है, रिसेप्टर है, ठीक है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके जो उसका जो फॉर्म और कंटेंट आप डेवलप कर रहे हो वो जितना हो सके पॉसिबली आप कह सकते हैं जितना क्लोज पॉसिबली आप उसको लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल के करीब तरीन आप लेकर जाएं सोर्स लैंग्वेज के मतलब जो टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज है उसका इफ़ेक्ट और जो सोर्स लैंग्वेज का इफ़ेक्ट है, दोनों टाइप्स की ऑडियंस के लिए सेम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो मैसेज कन्वे हो रहा है आपके रीडर्स पर, चाहे वो ओरिजिनल टेक्स्ट के रीडर को, ओरिजिनल लैंग्वेज के रीडर को हो रहा है, वो भी सेम हो, और जो टारगेट टेक्स्ट रीड करे उस सारे आर्टिकल को या कोई भी आप वर्सेस ले लें, बाइबल की ले लें, कुरान की, तो उसमें यही इफ़ेक्ट सेम होना चाहिए, चाहे आप अरेबिक से उर्दू में जाएँ या रोमन लैंग्वेज से आप इंग्लिश लैंग्वेज में जाएं। सो वो कहता है कि हमेशा याद रखें कि मैसेज पे आपने फोकस रखना है। अब जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है वो कहता है, नीडा कहता है, हमेशा एक बात याद रखें, जो फॉर्मल स्टाइल होता है हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एकेडमिकली, जो हमारा वर्क होता है, जैसे हम नॉर्मली अपनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ना कुछ ग्लोसरी वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हो। कुछ एडिशनल फुट नोट्स जो होते हैं
वो आप प्रोवाइड करते हो। पर्पस ये होता है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स जो हैं जिसकी आप एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे होते हो साइड नोट्स पर चले जाते हैं। इसी तरह लॉ से रेलिवेंट बहुत सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो कॉमन मैन के लिए, जो ले मैन होता है, आम आदमी होता है, उसके लिए समझना मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, उसकी लैंग्वेज के लिए फुट नोट, उसकी जो रीडर है उसकी हेल्प आउट के लिए एट द एंड आपने ग्लोस ट्रांसलेशन दे दी। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ फॉर्मल इक्विवेलेंस को आप कह सकते हैं ग्लोस ट्रांसलेशन की एक टाइप है, जिसे हम एकेडमिकली और लीगल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा है, वो कहता है हमेशा एक बात याद रखें कि जब हम ग्लोस ट्रांसलेशन या फॉर्मल इक्विवेलेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसमें लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ द सोर्स कल्चर जो है हमेशा उसको आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। क्योंकि हमारा कंसर्न क्या होता है कि फुट नोट्स देने का मकसद ये होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर बना रहे हो तो जो रीडर है, रीड करने वाला, या कोई भी उसको प्रोजेक्ट को रीड करे या रिसर्च पेपर को, तो वो हमारे सेट ऑफ लाइन जो हम मीनिंग डराइव कर रहे हैं, जो जिन लाइंस ऑफ एक्शंस पे हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, या लीगल जो है हमारी टर्म्स हैं, हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके सेम टू सेम मीनिंग हमारा रीडर भी कन्वे हो। सो वो कहता है कि ऐसी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन जो कि फॉर्मल इक्विवेलेंस टाइप ट्रांसलेशन है, जो हमें अलाउ करती है रीडर को कि क्लोज असेस टू द लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ सोर्स कल्चर। आप कह सकते हैं ये सोर्स ओरिएंटेड होती है, उसके कल्चर को, सोर्स को देखना है, उसकी लैंग्वेज को देखना है, और ये टिपिकल जो एकेडमिक इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अब जो दूसरी टाइप की जो इक्विवेलेंस है वो डायनेमिक इक्विवेलेंस है। अब डायनेमिक इक्विवेलेंस का एक और नाम इसने दिया, इसने कहा फंक्शनल इक्विवेलेंस भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम फंक्शनल या डायनेमिक इक्विवेलेंस कर रहे हैं तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू नीडा के अकॉर्डिंग इसी को हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इफेक्ट का नाम दिया है। हमेशा याद रखें एक सोर्स टेक्स्ट है और एक टारगेट टेक्स्ट है जिसके लिए आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप जो है सोर्स टेक्स्ट के मैसेज और उसके रीडर पढ़ने के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होता है, सेम टू सेम वैसा ही रिलेशनशिप आपको ट्रांसलेशन करने के बाद जो आपकी ऑडियंस है उसका जो रिसेप्टर है उसके दरमियान में और जो ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर, उसके दरमियान भी वैसा ही रिलेशनशिप डेवलप हो। जैसे कि मैं डायग्राम में भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जिस तरह टारगेट टेक्स्ट रिसेप्टर है, इसी तरह एक ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने वाला रिसेप्टर है। दोनों के दरमियान जो है आप देखें कि मैसेज सोर्स टेक्स्ट के दरमियान रिलेशन सेम होना चाहिए जैसा कि जो ओरिजिनल के साथ डेवलप होता है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो कहता है हमेशा एक बात याद रखें कि सेंस भी डेवलप होना चाहिए, एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, सिमिलर रिस्पॉन्स भी डेवलप होना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें नेचुरल इफ़ेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, डायनेमिक और फंक्शनल इक्विवेलेंस की हम बात करें। ठीक है, वो कहते हैं कि क्यों हम करते हैं, नेचुरल इफ़ेक्ट्स क्यों क्रिएट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन के अंदर, और क्या गोल होता है डायनेमिक इक्विवेलेंस पैदा करने का। मकसद वो कहता है कि हमारा जब हम डायनेमिक इक्विवेलेंस कर रहे होते हैं, अगर हम फॉर्मल इक्विवेलेंस नहीं कर रहे और हम डायनेमिक इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम इसलिए इसको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें और ज़्यादा जो नेचुरल इफ़ेक्ट होता है ना वो क्रिएट होता है। इसीलिए जब हम डायनेमिक इक्विवेलेंस ले रहे होते हैं या ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारा जो एम होता है या गोल होता है कि हमने नेचुरलनेस ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है। इसमें खूबसूरती उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने के साथ फील होती है, सेम टू सेम वैसे ही हमें इंजॉयमेंट या आप कह सकते हैं या ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, वैसे ही फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके उस मैसेज जो ट्रांसलेशन करने के बाद हासिल हुए उससे भी वैसे ही आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जैसे कि ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट के साथ हो। और वो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप फॉरेनाइजेशन का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है कि फॉरेनाइजेशन इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जब दूसरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की लिबर्टी दी जा रही होती है तो वो जो फॉर एग्जांपल पर्शियन लैंग्वेज से अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर रहा है, जैसे उमर ख़याम की रुबात को ट्रांसलेशन कर रहा है,
ठीक है। तो वो इंग्लिश जो कल्चर है उसकी इमेज, उसके नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़ को कंसिडर करता है और उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने ऑडियंस, अपने रीडर को अंडरस्टैंड करता है ट्रांसलेटर, और करने के बाद उस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए, उस लिबर्टी को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन डेवलप करता है। अब जो पर्शियन लैंग्वेज थी, जैसे कि एडवर्ड फिट्जजेरल्ड था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया जब उसने रुबायात को ट्रांसलेट किया था पर्शियन से इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसने कहा कि मैंने अपने रीडर के अकॉर्डिंगली इसमें चेंज किया। तो एक तरह से उसने फॉरेनाइजेशन इफ़ेक्ट क्रिएट किया। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि एक बात याद रखें कि हमने हमेशा यहाँ पे आपने बाउंड करना है कि उसमें नेचुरल इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर आप कुरान पाक की किसी वर्ड्स को उठाते हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने के बाद जब आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज में करें या उर्दू लैंग्वेज में करें या पर्शियन लैंग्वेज में करें, तो उस कुरान पाक की जो वर्सेस की ट्रांसलेशन का जो इफेक्ट है उसमें नेचुरल इफ़ेक्ट क्रिएट होना चाहिए। और इसके साथ साथ नेचुरल इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, जब हम अब उसके ग्रामर, जो हमारा जो बेसिक जिन चीज़ों से मिलकर कोई भी लैंग्वेज डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल जिसमें आपकी ग्रामर आ जाती है, ठीक है, फिर इसके अलावा लेक्सिकॉन आ जाते हैं, कल्चरल रेफरेंसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और अपनी रिसेप्टर ओरिएंटेड अप्रोच को डेवलप करना है। आपने जो एंड वाला जो रीडर है, ट्रांसलेशन होने के बाद का जो रीडर है, रिसेप्टर है, उसको अपने जहन में रखना है और क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंस क्रिएट करना है टू द सोर्स लैंग्वेज मैसेज, कि जो मैसेज सोर्स लैंग्वेज के अंदर है वो ही मैसेज कन्वे होना चाहिए आपके एंड जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक। इसको आप कहते हैं डायनेमिक इक्विवेलेंस। और डायनेमिक इक्विवेलेंस की ब्यूटी यही है कि इसमें नेचुरलनेस ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट की जाती है थ्रू ग्रामर, लेक्सिकॉन और कल्चरल रेफरेंसेस के, ठीक है। और एक बात याद रखें, जैसे कि हमने फॉर्मल में बताया था, फॉर्मल में तो हम ये करते थे ना कि जो वो थी वो सोर्स ओरिएंटेड अप्रोच टाइप थी, कि जिसमें आपने जो सोर्स लैंग्वेज है और उसके कस्टम, वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिचुअल्स और उसके जो सोर्स लैंग्वेज है उसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। आप डेविएट नहीं कर सकते। जो ट्रांसलेटर है वो उसने वही अप्रोच यूज़ करनी है जो कि सोर्स टेक्स्ट वाले ने करनी है, लेकिन यहाँ पे लिबर्टी ये है कि आपने अपने एंड रीडर को रीड आउट करना है उसके जहन, उसकी अकॉर्डिंगली। जैसे कि आपको बताया कि एडवर्ड फिट्जजेरल्ड ने किया था रुबायात को ट्रांसलेट, लेकिन हमेशा उसमें तो उसने काफ़ी चेंजेस किया है। उसने कहा कि पर्शियन लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैंने अपने, लेकिन उसमें आपको इतनी लिबर्टी नहीं है, फॉरेनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं नेचुरल इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। किसके थ्रू? जो है रिसेप्टर ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू, जो कि डायनेमिक इक्विवेलेंस या फंक्शनल इक्विवेलेंस अप्रोच है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें कि टारगेट टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि टारगेट टेक्स्ट जो लैंग्वेज होती है शुड नॉट शो एनी इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो था एडवर्ड फिट्जजेरल्ड था, उसने जब रुबायात को ट्रांसलेट किया है उसमें पर्शियन से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर दी और उसने अपनी ऑडियंस, अपने रीडर के मुताबिक अपनी जो ऑडियंस थी उसके लिबर्टी ट्रांसलेटर की जो होती है उसको यूटिलाइज़ कर दिया और उससे बाहर निकल गया। तो कहते हैं हमेशा याद रखें कि आप डेविएट नहीं कर सकते किसमें, डायनेमिक इक्विवेलेंस के अंदर या फंक्शनल इक्विवेलेंस के अंदर, टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर इंटरफेरेंस शो नहीं होनी चाहिए कि आप अपने से ऐसे वर्ड्स बीच में इंक्लूड कर दें ट्रांसलेशन करते हुए जिसके मीनिंग ही जो सोर्स टेक्स्ट का मैसेज है उससे डेविएट कर जाए, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज से भी, और उसमें फॉरेनाइजेशन का इफेक्ट क्रिएट हो जाए ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। अब वो कहता है कि सेटिंग इज़ मिनिमाइज्ड। जो सेटिंग होती है ना, सम टाइम ये होता है कि आपने लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपने सारी सेटिंग डेवलप करनी, कोई पोइट्री ले लेते हैं, कोई पोम उठा लेते हैं वहाँ से। अब जॉन मिल्टन की आप अगर ले लेते हैं, पैराडाइज लॉस्ट की कुछ अगर ले लेती हैं, लाइन ले लें आप, तो आपने ऐसा नहीं करना कि जनाब अब उसकी लैंग्वेज को, सोर्स टेक्स्ट के जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज में चेंज लेके आना है। फ्रेंच लैंग्वेज के ऐसे वर्ड लाने हैं जिसके मीनिंग ही चेंज हो, सेंस ही चेंज हो जाए, उसका नेचुरल इफेक्ट ही, और पढ़ने वाले को फील हो हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले को इक्विवेलेंस में ये फील होना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो सोर्स टेक्स्ट ही है, ठीक है, ये इस तरीके से। और वो कहता है कि नीजा कहते हैं कि लेटर जो था ना, इसको कल्चर ओरिएंटेड थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया।
अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द सक्सेस ऑफ ट्रांसलेशन, कौन सी बेहतरीन अच्छी ट्रांसलेशन हो सकती है। तो वो यही कह रहा है कि 4 इफ़ेक्ट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिए कि सेंस क्रिएट करे, ठीक है। आपने जो सेंस क्रिएट करनी है, फिर नेचुरल जो इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, और एक्सप्रेशन जो होना चाहिए इजी होना चाहिए, इजी फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरीके से वो कहता है, नीडा ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया, हाँ ऐसा होता है कि जैसे अगर बाइबल की कोई अगर एग्जांपल ले लें कि कैथोलिक लैंग्वेज, जो कैथोलिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, जैसे कि जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ जो थी मतलब मुख्तलिफ जो मकामी लोकल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली उसने ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी, जो रोमन लैंग्वेज से डिफरेंट जो मेन उनके मैन्युस्क्रिप्ट थे उसके हवाले से। तो वो कहता है हमेशा होता ये, एक बात हमेशा याद रखें, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कंटेंट एंड फॉर्म होता है। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कंटेंट और फॉर्म के हवाले से, और इसे इतना आसान नहीं होता कि आप इस प्रॉब्लम को जो कंटेंट और फॉर्म के लिहाज से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ट्रांसलेशन करते हुए, उसे आसानी से आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। वही इफ़ेक्ट सोर्स टारगेट टेक्स्ट का जो सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट का जो आप ले रहे हैं मैसेज, उसके दरमियान कोई चीज़ जो है ना डेविएट ना कर जाए। लेकिन हमेशा वो कहता है कि कंटेंट और फॉर्म में ये प्रॉब्लम रहती है। इसी तरह वो कहता है जनरल रूल क्या है, इंडिया यूज़ द जनरल रूल फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, कैसे इसको जनरल रूल को आप इस पर ओवरकम कर सकते हैं ट्रांसलेशन करते हुए कि जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कंटेंट और फॉर्म क्रिएट होता है ट्रांसलेशन करते हुए, ट्रांसलेटर को जो प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो कहता है इफ़ यू वांट टू अचीव द इक्विवेलेंस इफेक्ट कंसीडर द क्रॉसपॉन्डेंस इन द मीनिंग। वो कहता है कि जो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस इन मीनिंग का मतलब ये रह रहा है कि जब आप सिमिलरिटी इन मीनिंग को हमेशा प्रायोरिटी दें उसके स्टाइल के ऊपर, ठीक है। जब ट्रांसलेशन किसी भी टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ पकड़ लिया आपने, ठीक है, पैराग्राफ पकड़ने के बाद फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन की कोई जो पैराडाइज लॉस्ट में से लाइंस लिया आपने, और आपने जनाब उसका एक, आपको पता है मिल्टन मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप जब उसकी लाइंस को ले रहे हैं, लाइंस को लेने पर आप उसके स्टाइल पर तो कंप्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आपके मीनिंग में जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं हो सकता। तो कहते हैं इस तरीके से आप ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कंटेंट और फॉर्म पर ओवरकम कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप ट्रांसलेशन में बेहतर जो रिज़ल्ट है उसी वक्त गेट कर सकते हो जब उसमें नेचुरल इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाए, नेचुरलनेस हो आपके कंटेंट के अंदर, आप सेंस डेवलप हो, उसकी सेम स्पिरिट और मैनर ऑफ ओरिजिन हो जैसे कि सोर्स टेक्स्ट का है, और इसी तरीके से उसका इजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रीडर क्रिएट करें। तो और जब पढ़ने के बाद, फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो है ये रीडर को वैसे ही फीलिंग, इमोशन, उसके अटैचमेंट डेवलप हो टेक्स्ट के साथ, ट्रांसलेशन करने के बाद जो मटेरियल गेट होता है, जो जैसा कि सोर्स टेक्स्ट को पढ़ने के वक्त उसको फील होता है। सो ऑल द डायनेमिक इक्विवेलेंस इज टू एम टू मीट द 4 requirements. So it's all about the equivalence. I hope you understand. In case of any query, you can write in the comment box. I will try to sort out. Thank you very much.